एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट गिवन बाय कॉलबर्ग। ठीक है, हिंदी में जिसे हम कहते हैं कॉलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इससे पहले जो है हमने सीडीपी पे और भी कई वीडियोस डाली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लें। जो है एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है सीडीपी की, जिस पे आपको जो है हर एक टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। लिंक मैंने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो देखें, यहाँ पर मैंने जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस में सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कॉलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो पियाजे के सिद्धांत का ही संशोधित रूप है। ठीक है, पियाजे के ही सिद्धांत का संशोधित रूप है। और कॉलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो ये मानते हैं कि जो बच्चा होता है उसमें नैतिक विकास जो है वो जन्मजात नहीं होता है। यानी जब वो जन्म लेता है तभी से उसके अंदर नैतिक विकास नहीं होता है, बल्कि जब वो समाज में आता है तो समाज के द्वारा जो है उसके अंदर नैतिकता का विकास होता है। ठीक है, और इन्होंने यानी कॉलबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया है इसमें इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई हैं और 6 चरण बताए हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाएं यानी कि 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेजेस जिसे हम हिंदी में कहते हैं चरण। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, इन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया था? तो 1969 में जो है इन्होंने अपना सिद्धांत ये दिया था। और उसके बाद जब इनके सिद्धांत की आलोचना की गई तो इन्होंने अपना सिद्धांत जो है उसमें कुछ संशोधन किया। तो संशोधन जो किया था वो 1981 और 1984 में किया था। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। अब इन्होंने जो अपना ये सिद्धांत दिया है नैतिक विकास का, ये अपने सिद्धांत को जो है संवाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये अपने सिद्धांत में कुछ छात्रों से प्रश्न पूछते हैं और फिर उनका जो है उत्तर वो देते हैं। तो इस प्रक्रिया से इन्होंने जो है अपना सिद्धांत निर्माण किया है। अब यहाँ पर 2 शब्द जो है आपको समझने हैं। एक है मॉरल डिलेमा जो कि हाइंस की कहानी से रिलेटेड है, और उसके बाद है नैतिक तर्क। तो सबसे पहले नैतिक दुविधा यानी कि मॉरल डिलेमा समझते हैं क्या होता है। ठीक है, हाइंस की कहानी आपने सुनी होगी, मैं एक बार फिर से सुना देता हूँ। बहुत ही कॉमन सी कहानी है। इसमें होता यह है कि हाइंस जो है उनकी जो पत्नी होती है वो बीमार होती है। ठीक है, उनकी पत्नी बीमार होती है तो उनका इलाज जो है करने के लिए एक दवाई चाहिए होती है। अब वो दवाई जो है बाहर मेडिकल पे मिलती है और उसकी कीमत जो है इतनी ज़्यादा होती है कि हाइंस जो है उसे ख़रीद नहीं सकता है। ठीक है, अब वो ख़रीद नहीं सकता है तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो उसको चोरी करे या तो वो अपनी पत्नी जो है उसको मरने दे। तो यहाँ पर जो असमंजस का माहौल बन रहा है, ये जो नैतिक, इसे ही उन्होंने जो है मॉरल डिलेमा कहा है इसे ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो हाइंस है उसके सामने 2 दुविधाएं हैं। एक तरफ वो या तो अपनी पत्नी को बचाए या तो फिर वो चोरी करे। तो ये इस प्रकार की जो स्थिति है इसे उन्होंने नैतिक दुविधा कहा है, मॉरल डिलेमा कहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कहानी और भी बड़ी हो जाती है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या उन्हें चोरी करनी चाहिए? अगर वो चोरी करेंगे तो उन्हें जेल भी हो सकती है। ठीक है, और अगर वो चोरी नहीं करेंगे तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो बहुत से जो इस प्रकार की दुविधा उत्पन्न हो रही है इसे वो मॉरल डिलेमा कहते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा इस पर नहीं जाएंगे। अब नैतिक तर्क क्या है? नैतिक तर्क का मतलब ये है कि जब इस नैतिक दुविधा में यानी मॉरल डिलेमा में जिस प्रकार का डिसीजन हाइंस के द्वारा लिया जाएगा वही नैतिक तर्क कहलाएगा। जैसे कि मान लो हाइंस ने जो है चोरी करने का निर्णय लिया। ठीक है, चोरी करने का निर्णय, तो ये नैतिक तर्क में आ जाएगा। मॉरल डिलेमा से निकल करके जो डिसीजन लिया जाता है उसे ही मॉरल रीजनिंग बोला जाता है या नैतिक तर्क बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे लेबल्स की। ठीक है, जो कि कॉलबर्ग की थ्योरी में दिए गए हैं। मैंने बताया अभी 3 लेबल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं। हिंदी में कहेंगे 3 अवस्थाएं हैं और 6 चरण हैं। सबसे पहली जो अवस्था है, सबसे पहला जो लेवल है वो है पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था का लेवल। ठीक है, और इसमें कॉलबर्ग बताते हैं कि ये जो बच्चा होता है एक 4 वर्ष से 10 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था जो होती है उसमें जो बच्चे का विकास होता है, नैतिक विकास होता है, वो पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था वो कहते हैं उसे। ठीक है, इसमें 2 तरह के पॉइंट से बताते हैं। ठीक है, 2 चरण इसमें बताते हैं। पहला है दंड और आज्ञा का पालन। इसमें वो बताते हैं कि नैतिक विकास का ये सबसे पहला चरण है। ठीक है, और ये सामान्य बच्चों में ही पाया जाता है। हालांकि बड़े भी ऐसा व्यवहार करते हैं लेकिन बच्चों में ये
सर्वोपरि पाया जाता है, सबसे पहले पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें ये होता है, इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो किसी भी कार्य को इसलिए करता है ताकि ताकि उसे दंडित ना किया जाए। दंडित ना किया जाए का मतलब यह है उसे पनिशमेंट ना दी जाए, डर के मारा वो किसी भी काम को करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया दंड और आज्ञा का पालन। दूसरी अवस्था जो है पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था के अंदर ही, वो है आत्म अभिरुचि या प्रतिफल की अवस्था। अब इसमें जो बच्चा होता है वो किसी भी कार्य को इसलिए करता है ताकि ताकि उसको जो है उससे फ़ायदा मिले। देखिए जैसे कि हाइंस की थ्योरी मैंने अभी बताई, अभी कहानी आपको बताई, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यही किया, हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं क्योंकि ये कहानी है। तो इसमें अगर मैं हाइंस का एग्जांपल लूँ तो हाइंस के लिए जो सबसे बढ़िया मार्ग है, ठीक है, जिससे उसको फ़ायदा हो, वही है ना, है कि नहीं। तो इसमें जो है बच्चा इसी अवस्था में होता है कि अपने फ़ायदे को देखकर वो किसी भी कार्य को करता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे लिखा है आत्म अभिरुचि और प्रतिफल, यानी बच्चे को जिसमें फ़ायदा होगा उसी तरह का वो कार्य करता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के जो स्टेजेस वो किस में है, लेवल 1 में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। अब दूसरा जो लेवल है, यानी कि दूसरी जो अवस्था है वो है परंपरागत नैतिक अवस्था। ये किस वर्ग के बच्चे की बात है, तो याद रखना है 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब इसमें पहला है अच्छा लड़का व लड़की बनने की आशा। इस अवस्था में ये होता है कि बच्चा कोई भी कार्य जो करता है, ठीक है, कोई भी कार्य करता है वो इसलिए करता है ताकि उसकी जो है तारीफ हो, उसे लोग अच्छा कहें। ठीक है, वो इसीलिए जो है किसी भी प्रकार का कार्य करता है, वो ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे कि कोई उसे बैड कहे या फिर बुरा कहे। ठीक है, तो परंपरागत नैतिक अवस्था में पहला तो ये हुआ। दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, यानी इस अवस्था में जो है, इस अवस्था में लोग जब अपना निष्कर्ष निकालते हैं तो समूचे समाज की व्यवस्था को ध्यान में रखते हैं, यानी कोई भी अगर वो कार्य करते हैं तो वो समाज के नज़रिए से देखकर करते हैं। ठीक है, उनकी प्राथमिकता ये होती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर जो होता है समाज में वो बरकरार रहे और उनकी किसी काम से जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। ठीक है, तो इसमें जो है एक बच्चा जो होता है वो कानून व व्यवस्था के प्रति जो है उन्मुक्त होता है। ठीक है, तो ये दो आपको याद रखना, पहला है दंड के कारण कोई कार्य करता है, दूसरे में मैंने आपको बताया कि वो अपने फ़ायदे के लिए कोई काम करता है, फिर तीसरे चरण में मैंने आपको बताया कि वो अच्छा बनने के लिए दूसरों की नज़रों में जो है इसलिए वो कोई कार्य करता है, और चौथा जो है इसमें मैंने आपको बताया कि वो जो बच्चा होता है वो समाज में अपनी छवि को अच्छा करने के लिए या कहें कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करता है। ठीक है, और तीसरा लेवल या कहें कि जो तीसरी अवस्था है इसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करते हैं, जिसे हम कहते हैं उत्तर परंपरागत नैतिकता या नैतिक अवस्था। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी जिसे कहते हैं, और कोलबर्ग बताते हैं कि ये जो अवस्था होती है ये 13 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में जो है पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था, और इसमें सबसे पहले ये बताते हैं कि इस प्रकार जो है इसमें जो है सामान्य इस प्रकार के जो नैतिकता है वो पाई जाती है प्रौढ़ों में, यानी जो बड़े होते हैं। हालांकि आयु जो है, एक चीज़ और याद रखना है, जो एज मैं आपको बता रहा हूँ ये अलग अलग किताबों में आपको डिफरेंट मिल सकती है। ठीक है, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिल सकती है, मैंने जिस किताब से देखा है उसमें उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप चाहें तो रीचेक भी कर सकते हैं कहीं पे। ठीक है, सामाजिक समझौते की अवस्था में ये है कि ये प्रौढ़ों में पाई जाती है खास तौर से। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें सारे युवा ही आ जाएंगे, और उसके बाद क्योंकि 13 से अधिक की बात कर रहा है, अब इसमें 14, 15, 18, 20, 25 हर उम्र के लोग आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है सामाजिक समझौते की अवस्था में कि नैतिक विकास की इस अवस्था में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विभिन्न मतों, मूल्यों और विश्वासों के अस्तित्व को समझने लगता है। ठीक है, और निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इन विभिन्न विचारों का भी ख्याल रखता है। ठीक है, इनका मानना था कि नियम कानून समाज को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, किंतु समाज के सदस्यों को इन कानूनों के स्तर पर सहमत होना चाहिए। अंत कानून एक अटल और कठोर घोषणा ना होकर के सामाजिक संविदा है। सीधी भाषा में बोला जाए तो इसमें जो है, इसमें खास तौर से लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, सामाजिक समझौते की बात की जा रही है। तो आप अगर क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं, अगर पूछेगा कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है बनाने की बात की है कोलबर्ग ने, तो वो है तीसरी अवस्था, और अगर पूछे कौन से चरण में तो 5वें चरण में।
ठीक है। और नेक्स्ट है सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था। अब इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में मैं बता दूं, ये जो कोलबर्ग है इन्होंने कहा कि ये इनके सिद्धांत की अंतिम स्तर है, ठीक है। और यह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत एवं अमूर्त तर्क पर आधारित है, और इस स्तर पर व्यक्ति जो होता है वो सार्वभौमिक न्याय के अनुसार निष्कर्ष निकालता है। यदि नियम कानून आड़े आते हैं तो वो उन कानूनों को न्यायोचित या कहें कि ठीक ठहराने का प्रयास करता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर नियम कानून जो है यहाँ पर अगर किसी मतलब जो व्यक्ति होता है या कोई बच्चा होता है, अगर उसे अच्छा नहीं लगता तो उसमें बदलाव की तरफ चला जाता है वो, ठीक है, बदलाव की मांग करता है। इस प्रकार की नैतिकता जो है सभी में नहीं पाई जाती है और कुछ विशेष में पाई जाती है। आप नेल्सन मंडेला, गांधी, इन सब के का जो है नाम ले सकते हैं। इस प्रकार की नैतिकता जो है इन्हीं में ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कौन से स्टेज में, तो पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी वाला स्टेज लेवल कहेंगे, ठीक है ना हम लोग। तो इस तरीके से इन्होंने दिया था। और अगर आलोचना में पूछ ले तो ग्लिगन एक विचारक हैं जिन्होंने जो है कोलबर्ग की आलोचना की थी और कहा था कि ये व्यक्तिवाद पर आधारित है, कुछ ज़्यादा ही नैतिक बातें कर रहे हैं कोलबर्ग, इस तरीके से इनकी आलोचना भी हुई, ठीक है। तो क्योंकि कोलबर्ग में इतना काफ़ी है जितना मैंने आपको बताया है, इससे बाहर क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाएंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, टेट की, केवीएस, एनवीएस, किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और पहले की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके प्लेलिस्ट है, आप सभी वीडियोज़ वहाँ पर देख पाएंगे। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।